नमस्कार दोस्तों। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आप लोगों के साथ हूं। सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि आखिरकार आपने ये निर्णय ले लिया कि हम और आप मिलकर कुछ ऐसा करेंगे कि आपका जीवन बदल जाए। इसीलिए आज आप यहां आए हैं। कम से कम भाई मेरा मानना यही है कि आप और हम दोनों यहां इसीलिए आए हैं। हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी जिंदगी बेहतर बन सके। मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम और आप मिलकर कुछ ऐसी बातों को समझने का प्रयास करेंगे जो आज यहां होने वाली है। हम आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाने की कोशिश करेंगे कि आपका जीवन कुछ बेहतर बन सके। मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से हम मिलकर काम करेंगे और उन बातों को समझने का प्रयास करेंगे जो यहां होने वाली है। इतनी महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचाने, आपको समझाने की कोशिश करते हुए मुझे जो खुशी महसूस हो रही है, मैं उसे बयान नहीं कर सकता। अक्सर लोग मुझे ऐसा वक्ता मानते हैं जो अपनी बातों से लोगों को प्रेरित कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को प्रेरित कर सकता हूं सिवा उस व्यक्ति के जो इस समय आपके सामने बोल रहा है। यानी स्वयं अपने आप को प्रेरित करने के अलावा शायद मैं किसी और को प्रेरित नहीं कर सकता। और सच पूछिए तो अपने आप को प्रेरित करना ही मेरी सही मायने में जिम्मेदारी है। इसी तरह आपकी भी यह जिम्मेदारी है कि स्वयं अपने आप को प्रेरित करें। अब यहां सवाल यह उठता है कि आज यहां आने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है मेरा। दरअसल यहां आने के पीछे मेरे कई मकसद हैं और उनमें से एक खास मकसद है। अपनी बात खत्म कर दूं इससे पहले कि आप सुनना बंद करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं। आप में से भी कुछ लोग जरूर जल्दी में होंगे और चाहते होंगे कि यह सेमिनार जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। मेरे उद्देश्यों में से एक यह भी है कि मैं एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करूं जिसमें आपके भीतर जो क्षमता है उसे अच्छी तरह पहचानने के लिए आप स्वयं अपने आप को प्रेरित कर सकें। दरअसल यह फैसला आपको और सिर्फ आपको करना है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, जैसे आप हैं वैसे ही बने रहना चाहते हैं, या अपने जीवन को बदतर बनाना चाहते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आज जितने समय हम साथ रहेंगे उस समय में मैं इस बात की भरपूर कोशिश करूंगा कि आप में जागरूकता, चेतना और रुचि पैदा हो और आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ सकें। आप विश्वास कीजिए, आज जो कुछ भी मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे जीवन की वो सबसे बेशकीमती पूंजी है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी पूरी ईमानदारी और एकाग्रता से इसे सुनकर इस पर विचार करेंगे। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन एक दुतरफा रास्ते की तरह होता है। संप्रेषण में यह संभव नहीं है कि कोई एक व्यक्ति दूर खड़ा बाकी लोगों को कुछ करने का निर्देश देता है। यहां जरूरत होती है दोनों पक्षों की बराबर भागीदारी की। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा, लेकिन साथ ही मैं आपके सामने मुझसे भी ज्यादा कड़ी मेहनत करने की चुनौती भी रखूंगा। 6 घंटे इस मंच पर खड़े होकर भाषण देना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन 6 घंटे तक चुपचाप बैठकर सिर्फ सुनना शायद उससे भी मुश्किल काम है। मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूं, इसलिए मैं आपको अपने साथ मिलकर कड़ी मेहनत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। दोस्तों, आइए हम आज मिलकर समय रूपी पूंजी का निवेश करें ताकि हम बेहतर लोग बन सकें, बेहतर जीवन जी सकें। रास्ता हमारे सामने है और फैसला खुद हमारे हाथ में है। आज जबकि हम लोग यहां साथ साथ हैं, मैं आपको अपना दिमाग पूरी तरह से खुला रखने की चुनौती देता हूं ताकि यहां की हर उस बात को आप गांठ बांध कर रख सकें जिससे आपका जीवन बदल सकता है, बेहतर हो सकता है। मेरे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक मेरी बात पूरी न हो आप अपना दिमाग खुला रखें। मुझे वो दिन याद है जब पहली बार मैं इस तरह की बातों से रूबरू हुआ था। खास तौर से मेरे जीवन का वो महत्वपूर्ण वक्त जबकि मैं अंधकार में डूबा हुआ था, पूरी तरह से निराश, हतोत्साहित, हारा हुआ और टूटा हुआ। आपने भी इस तरह के अंधकार को कभी जरूर महसूस किया होगा। मैं एक रात एक सेमिनार में बैठा हुआ था और एक आदमी बोल रहा था और मेरे साथ वो 800 लोग बैठे हुए थे जिन्हें मैंने आमंत्रित किया था। मुझे लग रहा था कि वो आदमी मुझे एक उदाहरण की तरह सबके सामने कर देगा, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वो वहां उन सब लोगों से बात कर रहा था, लेकिन मेरे मन में यह आशंका थी कि उस शाम उसकी बातों, उसके उदाहरणों का केंद्र मैं ही बनने वाला था। मैं बहुत घबराया हुआ था, लेकिन
जानते हैं हुआ क्या? वो व्यक्ति खड़ा हुआ, लगभग 15 मिनट तक बोलता रहा और फिर अचानक उसने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे ऊपर से नीचे तक हिला दिया। मेरे जहन में वो बात कुछ इस तरह अटक गई कि उसके बाद उस शाम उसने क्या कहा मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। मेरे कान सब सुन रहे थे मगर मेरा मन उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। और उस शाम एक आदमी मेरे मुंह पर मुझसे कह रहा था कि आज मैं जहां खड़ा हूं इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं, कोई दूसरा नहीं। मैं इसे सुनना नहीं चाहता था क्योंकि अगर मैं इसे स्वीकार कर लेता तो इसका अर्थ यह होता कि मैंने जिंदगी भर के लिए जिम्मेदारियों को स्वीकार कर लिया है और मैं जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। दरअसल मेरा मानना था कि जहां मैं हूं, जिस हाल में मैं हूं, ये मेरी नहीं किसी और की गलती के कारण है। मैंने उस व्यक्ति की बात सुनी। अब यहां मैं आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि शायद मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि मेरी परेशानियां खुद मेरी ही पैदा की हुई थी। मैं तो यही समझता था कि मेरी परेशानियों का कारण कोई और है। कहने का मतलब है कि मैं निराशा के अंधकार में डूबा हुआ था, बुरी तरह हतोत्साहित, टूटा हुआ। उस समय मैं कैलिफोर्निया के छोटे से एक कमरे के मकान में जिंदगी गुजार रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि शाम को घर लौटकर मैं अपने उस इकलौते कमरे के बीचों बीच लाइटें बुझाकर सारे पर्दों को गिराकर अंधेरे में बैठ जाया करता था और स्टीरियो पर अपनी रिकॉर्ड लाइब्रेरी के सबसे दुख भरे गानों के रिकॉर्ड लगाकर घंटों उन्हें सुनता रहता था और रोता रहता था। कहने का मतलब यह है कि मैं उदास बैठा अक्सर वो दुख भरा गीत गाता रहता था जो मैंने बचपन में सीखा था। यह गीत था, मैं एक ऐसी शय हूं जिसे किसी का प्यार न मिला। मैं नहीं जानता कि आपने कभी ऐसा महसूस किया है या नहीं कि इस दुनिया में कोई आपको नहीं चाहता, लेकिन मुझे तो उन दिनों यही लगता था कि इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है जो मुझे चाहे, मेरी परवाह करे, मुझे प्यार करे। कम से कम मुझे तो यही लगता था। यानी जीवन के हर मामले में मैं पूरी तरह दिवालिया था। मेरा पारिवारिक जीवन बिखर चुका था, मेरा बिजनेस तहस नहस हो चुका था और मैं आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर पहुंच चुका था। मेरा कोई सामाजिक जीवन नहीं बचा था और मुझे लगने लगा था कि इस दुनिया में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। हालांकि अब जब मैं अपनी पिछली जिंदगी पर नजर डालता हूं तो लगता है कि मैं पूरी तरह सही नहीं सोच रहा था। उस वक्त भी ऐसे लोग मेरे आसपास मौजूद थे जो मेरा ख्याल रखते थे। मेरी मां मुझे तब भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन दिनों मुझे लगता यही था कि मेरा ख्याल रखने वाला, मुझे प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। सामाजिक जीवन जैसा कुछ भी मेरे पास नहीं बचा था। मुझ बेचारे का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मेरा भौतिक जीवन खंडहर हो चुका था। मेरे मन में किसी चुनौती को स्वीकार करने का कोई उत्साह नहीं था। मैं कुछ भी पढ़ नहीं रहा था। मेरा मन किसी भी प्रकार के अध्ययन में नहीं लग रहा था। सही बात तो यह है कि एक इंसान के रूप में आगे बढ़ने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी हमारे पूरे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हाई स्कूल पास करने के बाद जीवन भर अपने मानसिक विकास के लिए कोई चुनौतीपूर्ण काम नहीं करते और जिंदगी भर उसी मानसिक स्तर पर पड़े रहते हैं जहां वो स्कूल छोड़ते वक्त थे। मैं भी अपने विकास के लिए कुछ नहीं कर रहा था। वास्तव में ये मानवीय क्षमताओं का भयंकर दुरुपयोग ही तो था। मेरे जीवन के जिन जिन मुख्य क्षेत्रों के बारे में बात की जा सकती है, अध्यात्म का उनमें नामो निशान तक नहीं था। इस प्रकार मैं पूरी तरह से दिवालिया होने के कगार पर खड़ा था और ऐसे ही वक्त में मैं उस सेमिनार में गया। जो व्यक्ति बोल रहा था वो हम सब की ओर देख रहा था, लेकिन न जाने क्यों मुझे लग रहा था उसकी निगाह सिर्फ मुझ पर है और वो जो कुछ भी कह रहा है मुझसे ही कह रहा है। आप में से कुछ लोगों को भी इस समय यही लग रहा होगा कि मैं सिर्फ आपके बारे में ही बात कर रहा हूं। आप जो कुछ चाहते हैं वो इस समय ठीक आपके सामने है। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन मुझ में इतना साहस भी नहीं था कि उसके भाषण समाप्त करने के बाद मंच पर जाकर कह सकूं कि उसका इस तरह अकेले मुझ पर चोट करना मुझे अच्छा नहीं लगा। जब भाषण खत्म हुआ तो मैं मंच पर पहुंचा और मैंने कहा, आप बहुत अच्छा बोले। क्या ये एक ढोंग नहीं था? हालांकि वो सब मुझे कतई अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने कहा कि उस व्यक्ति की बातों में मुझे बहुत आनंद आया। मेरे लिए ये एक भयानक शाम थी, लेकिन किसी तरह मैंने वही किया जो शायद मुझे करना चाहिए था। मैंने उसे कहा कि उसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन उस शाम जब मैं उस कमरे से बाहर आया तो मन ही मन ये निश्चय किया कि मैं उसे गलत साबित करके रहूंगा।
इस प्रकार मैंने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो कई लोगों को पागलपन लग सकता है। मैंने गंभीर विचार के बाद ऐसी कुछ चीजों को खोज निकाला जिन्हें मुझे अपने जीवन से हटाना था, और कुछ ऐसी चीजों की खोज की जिन्हें मुझे अपनाना था। जो बनने की क्षमता हम में मौजूद है, वो बनने की प्रक्रिया में सिर्फ कुछ चीजों से पीछा छुड़ा लेना ही काफी नहीं होता, और यह रास्ता इतना सीधा और सरल भी नहीं होता। फिर भी मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जो कई मायनों में मेरे लिए बहुत तकलीफदेह भी था और कई मायनों में पागलपन से भरा भी। लेकिन सच्चाई यह है कि आखिरकार उसी ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मैंने 18 महीनों के लिए अपने टेलीविजन और रेडियो को बंद करके रख दिया। मैंने अखबार बंद कर दिया, मैंने सारी पत्रिकाएं बंद कर दी, और जहां भी कोई नकारात्मक बात छिड़ जाती थी, मैं वहां से उठकर चल देता था। लोगों ने मुझसे कहा कि इस तरह के व्यवहार से क्या मैं दूसरों का अपमान नहीं कर रहा था। मुझे पता नहीं, इस तरह दूसरों का अपमान होता है या नहीं, ये जानने के लिए भी मैं वहां नहीं रुकता था। मैं तुरंत वहां से रवाना हो जाता था। मैं आप लोगों में से किसी के लिए भी कोई फैसला नहीं कर सकता। मैं तो बस अपने जीवन के एक व्यक्तिगत अनुभव को आपके सामने रख रहा हूं। हालांकि मैं यहां न तो किसी किताब पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आया हूं, न ही कोई सेमिनार रिपोर्ट पढ़ने आया हूं, और न ही कोई रिकॉर्ड की हुई रिपोर्ट सुनाने आया हूं। लेकिन यह हो सकता है कि समय के साथ साथ आप अपने ही मुंह से यह बात सुने कि अब मुझे पता है कि इसने कौन सी किताब पढ़ी होगी, और शायद मैंने वो किताब पढ़ी होगी। इसी तरह हो सकता है आपको पता चलने लगे कि मैंने कौन सा टेप सुना है या मैं किस सेमिनार से होकर आया हूं। लेकिन मैं आज आपको कोई रिपोर्ट पढ़कर सुनाने के लिए नहीं आया हूं, न ही दूसरे लोगों ने क्या कुछ खोज की, क्या कुछ कहा है, यह सुनाने आया हूं। मैं तो आज यहां अपने जीवन के एक ऐसे अनुभव को आपके सामने रखने के लिए आया हूं जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, वो भी खास तौर से इसलिए कि उसकी मदद से आप भी अपने जीवन को और अच्छा बना सकें, उतना ही अच्छा जितने कि आप अच्छे हैं। लेकिन आप चाहे कितने भी अच्छे हों, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। अगर हम मनुष्यों के अनुभवों का अध्ययन करें तो हमें समझ आने लगेगा कि ज्यादातर लोग अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग कभी नहीं कर पाते। तो आज हम अपने उस व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बात करेंगे जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझेंगे कि मैंने अपने जीवन को बदलने के लिए जो कुछ किया है, उसके बलबूते मैं आज यहां एक ऐसा माहौल बनाने के लिए आया हूं जो आपके जीवन को बदल सके, बेहतर बना सके। एक ऐसा माहौल जो आपको वो बना सके जो बनने के लिए आप इस धरती पर पैदा हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आज मैं आपको जो छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें बताऊं, वो आपके चेतन मन में कुछ इस प्रकार से कैद हो जाएं कि आपके अवचेतन मन तक जा पहुंचे और वहां सदा सदा के लिए अंकित हो जाए। फिर चाहे एक हफ्ता गुजर जाए या एक महीना, चाहे 5 साल या 10 साल या कितना भी लंबा समय गुजर जाए, ये बातें हमें हमेशा प्रेरित करती रहें। एक कहावत है, मैं वो सब कुछ बन सकता हूं जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। हालांकि ये एक सीधी सारी कहावत है, लेकिन हमारे लिए ये एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण कहावत है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एक सेमिनार खत्म हुआ, एक आदमी मंच पर आया और उसने पूछा, मैं क्या बनने के लिए पैदा हुआ हूं? और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही मुश्किल और महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने उससे कहा, आज पूरे दिन हमने इसी संबंध में तो चर्चा की है, शायद हमें फिर से इस पर विचार करना पड़ेगा। आपको एक और सेमिनार में भाग लेना होगा। मैं आपको कुछ टेप्स और किताबें दूंगा ताकि आप समझ सकें कि आप क्या बनने के लिए पैदा हुए हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मैं यहां यह बताने नहीं आया हूं कि आपको क्या बनना चाहिए या आप में क्या बनने की योग्यता है। हम इस बात की चर्चा करेंगे और आपको स्वयं यह समझने की कोशिश करनी है कि आप क्या बनने के लिए पैदा हुए हैं, और अगर आप अपनी क्षमता में विश्वास करने लगे तो आप में क्या बनने की योग्यता है। सच पूछिए तो यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, यह आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप इसे समझने की कोशिश करें। हम यहां बैठकर सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। मैं पीछे नजर दौड़ाता हूं तो मुझे वो पहली शाम याद आती है जब एक व्यक्ति मुझे चुनौती के साथ कह रहा था कि जिन खराब हालात में मैं जी रहा था उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद मैं ही था। ये एक बेचैन कर देने वाला विचार था, लेकिन साथ ही ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी था, क्योंकि मुझे ये समझ आने लगा था कि अगर मैं इस विचार को स्वीकार कर लेता हूं
तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। ये मुसीबत उससे भी कुछ ज्यादा ही गंभीर थी जितनी मुझे उस वक्त समझ आ रही थी, क्योंकि इस विचार को स्वीकार करने का मतलब था ये मान लेना कि मेरी जिंदगी में जो कुछ बुरा हो रहा था उस सब का जिम्मेदार मैं खुद था, कोई और नहीं, जबकि मैं इस सब की जिम्मेदारी किसी और पर थोपना चाहता था। आप भी शायद यही करेंगे। अगर दफ्तर में तनाव भरा वातावरण है तो आप तुरंत अपने बॉस या साथ काम करने वाले अन्य लोगों को इस तनाव के लिए जिम्मेदार ठहरा देंगे। आप ये कभी नहीं सोचेंगे हालात को बेहतर बनाने की मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। पति पत्नी में झगड़ा हो या बच्चों और माता पिता में, हर कोई हमेशा दूसरे को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है। सच पूछिए तो खुद अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय दूसरे पर आरोप लगा देना हमेशा बड़ा आसान होता है। एक समय था जबकि मैं हर बुरी बात के लिए अपने माता पिता पर इल्जाम लगाना चाहता था। मैं जिस हाल में था मेरे ख्याल से ये उनकी गलतियों का परिणाम था। जल्दी ही मुझे समझ आने लगा कि हर बात के लिए मैं उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकता था, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हुआ था कि मैं हर बात का उन पर इल्जाम लगाऊं और वो इसे मान ले। तब मैंने हर गलती के लिए अपने 4 साल बड़े भाई को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया, लेकिन वो मुझसे 4 साल बड़ा और मेरी तुलना में ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वहां भी मेरी दाल नहीं गली। फिर मैं जिन बच्चों के साथ रहता था हर बात के लिए उन्हें दोष देने लगा। आखिरकार मैं अपने अध्यापकों को अपने साथ हुई हर बुरी घटना के लिए दोषी मानने लगा। जब मैं बिजनेस में आया तो अपने साथियों पर सारे आरोप थोपने लगा, यानी अब तक जो कुछ भी मेरे साथ बुरा हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं किसी न किसी के सर पर डालते आया था। और उस शाम एक आदमी मेरे मुंह पर मुझसे कह रहा था कि आज मैं जहां खड़ा हूं इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं, कोई दूसरा नहीं। 18 साल तक मैं अध्ययन करता रहा और इस बात को गलत साबित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन आज मैं यहां आपके सामने खड़े होकर यही कहना चाहता हूं कि आज आपकी जो भी दशा है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। हालांकि ये वाक्य थोड़ा तकलीफदेह है, लेकिन मैं आपको तब तक थोड़ा धैर्य रखकर खुले दिमाग के साथ बैठने को कहूंगा जब तक कि हम अपनी बात खत्म न कर लें। जब तक हम अपनी बात खत्म करेंगे तब तक आप मेरे बारे में और मेरी बातों के बारे में जो चाहे सोच सकते हैं। मैं सच कहता हूं, आप यहां से जाकर कह सकते हैं कि आज मैंने अपने जीवन की सबसे वाहियात बकवास सुनी। आप ये भी कह सकते हैं कि जो आदमी बोल रहा था बुद्धू, बेवकूफ था, पागल था वो आदमी। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं इसे किसी को बताने भी नहीं जाऊंगा। आप जो चाहे सोचिए, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा। अगर आप पूरे समय अपने दिमाग को पूरी तरह से खुला रखकर यहां बैठे और फिर मेरे बारे में इस तरह की बात सोचें। दूसरी तरफ आप जब यहां से जाएं तो ये भी कह सकते हैं कि इतनी अच्छी बातें मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं सुनी। मैं इस सामग्री का उपयोग करने वाला हूं, मैं इसका अध्ययन करने वाला हूं। मैं पता लगाऊंगा कि मैं क्या बन सकता हूं, मुझे क्या बनना चाहिए और मैं क्या बनूंगा। मैं अपनी पूरी क्षमताओं को अच्छी तरह पहचानने के लिए सही वातावरण बनाने में इस सामग्री का भरपूर उपयोग करूंगा। अगर आप इस तरह का निर्णय करते हैं तो मेरे लिए वो भी ठीक है। अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे पहले या दूसरे विकल्प में से एक चुनना होता तो मैं निश्चित रूप से दूसरा विकल्प चुनता, लेकिन यहां मेरी पसंद का सवाल नहीं है, चुनाव आपको करना है। तो आप यहां से जाएं तो मेरे बारे में जैसा चाहे सोचें, लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा, अपने दिमाग को खुला रखकर सोचें। मुझे याद है उस पहली शाम को जब मैं वहां बैठा हुआ सुन रहा था, जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा ये आपकी गलती है, मैंने कहा मेरी, और बस मेरा दिमाग बंद हो गया। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी वही दुर्घटना घटे, इसलिए कड़ी मेहनत कीजिए, ध्यान से सुनिए, सूचनाओं को दिमाग तक पहुंचने दीजिए और इस तरह की मीटिंग्स में पूरे समय तक रुकिए ताकि आपको वो पूरी सामग्री मिल सके जिसकी आपको जरूरत है। इससे आप एक ऐसा वातावरण बना सकेंगे जो आपको वो बनने में मदद करेगा जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। इसके अलावा एक और बात हमें याद रखनी चाहिए। उस शाम जब उस व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी तो अपनी जिंदगी में पहली बार मैं इस प्रकार की विचारधारा से रूबरू हुआ था। तभी जीवन के प्रति एक डायनामिक दृष्टिकोण से मेरा परिचय हुआ और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मेरे सामने नई नई चुनौतियां आती रही। जब भी मैं लोगों से जीवन के प्रति सकारात्मक सोच के संबंध में बात करता था, मुझे नई नई चुनौतियां मिलती थी और हर चुनौती के बाद मैं कुछ और आगे बढ़ जाता था। इस तरह मैंने महसूस किया कि जब तक मैंने अपना दिमाग खुला रखा, मुझे चुनौतियां मिलती गईं और मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ते बनते रहे।
इसलिए आप चाहे इसे पहली बार सुन रहे हैं या कई बार सुन चुके हैं, आप इस बात को अच्छी तरह अपने मन में बिठा लें कि अपने दिमाग को खुला रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कड़ी मेहनत कीजिए, ध्यान से सुनिए ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। दिमाग खुला रखने के पीछे एक और कारण है, और ये एक विशेष कारण है। मैं लोगों की आदतों के कारण भी अपना दिमाग खुला रखता हूं। मुझे नहीं पता कि आप इस बात से वाकिफ हैं या नहीं, लेकिन ये सच है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, सकारात्मक सोच वाले और नकारात्मक सोच वाले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर बात में बुराई ही नजर आती है। चाहे कुछ भी हो रहा हो, उन्हें वो बुरा ही लगता है। सूरज चमक रहा है तब भी उन्हें तकलीफ होती है, बारिश हो तब भी, और अगर बर्फ पड़ रही हो तब भी। यानी हर हाल में वो यही कहेंगे, मौसम बहुत खराब है भाई। अगर ठंडा मौसम है तो उन्हें गर्मी चाहिए, और अगर मौसम गर्म है तो उन्हें ठंडक चाहिए। अगर सूरज चमक रहा है तो ये बादलों को याद करेंगे, और अगर बादल है तो उन्हें खुली धूप याद आएगी। इनके खुद के जीवन में कुछ भी हो रहा हो, ये उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। ये तो बस इन छोटी मोटी परेशानियों में ही उलझे रहेंगे। अगर बिजनेस की स्थिति ठीक नहीं है तो ज्यादातर लोग कहेंगे बिजनेस बेहतर नहीं हो रहा है, और अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तब भी शिकायत करेंगे कि उसे और अच्छा चलना चाहिए था। ऐसे लोगों को आप कैसे पहचानेंगे? ऐसे कुछ लोग आपको हमेशा अपने आसपास मिल जाएंगे। दूसरी तरफ कुछ लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां क्या हो रहा है। उन्हें जो कुछ भी हो रहा होता है वो अच्छा ही लगता है। ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं जिनके कमरे में घुसते ही सूरज की रोशनी खुद कमरे में चली आती है। ऐसे लोग आपको प्रेरणा देते हैं, आपको ऊंचा उठने में मदद करते हैं। ऐसे लोगों के आसपास रहना हमेशा बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को ऑप्टिमिस्ट या आशावादी कहा जाता है, और नकारात्मक सोच के लोगों को पेसिमिस्ट या निराशावादी। एक मनोवैज्ञानिक दो लोगों को एक जैसी स्थितियों में रहते हुए देखता है। एक व्यक्ति कहता वाह बहुत अच्छा, और दूसरा कहता बहुत घटिया। तो साइकोलॉजिस्ट कहेगा रुको, हमें एक टेस्ट करना होगा। हमें यह पता लगाना है कि बिल्कुल एक सी स्थिति में रहने के बावजूद दो लोगों में से एक उसे अच्छा और दूसरा घटिया क्यों कहता है। उन्होंने देश भर में लाखों लोगों की जांच करके यह पता लगाने की कोशिश की कि कुछ लोग नकारात्मक सोच के और कुछ लोग सकारात्मक सोच के क्यों होते हैं। हमारे स्वभाव की ये विशेषताएं इतनी गहराई तक किस प्रकार जकड़ लेती हैं हमें कि ये हमारे व्यक्तित्व में साफ नजर आने लगती हैं। एक बार की बात है, 5 साल के दो बच्चों पर एक परीक्षण किया गया। एक का नाम था बिली और दूसरे का नाम था जॉनी। बिली एक नकारात्मक सोच वाला लड़का था। चाहे कुछ भी होता रहे उसके लिए वो बुरा ही होता था। बिली के लिए उसके जीवन का हर दिन एक बुरा दिन था। दूसरी ओर जॉनी के लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा था। जॉनी सुबह 6:30 बजे हंसते खिलखिलाते हुए उठता था, दिन भर गाता रहता था, सीटियां बजाता, हंसता मुस्कुराता रहता था। रात 8:30 बजे जब उसकी मां कहती थी जॉनी सोने का समय हो गया है, चलो सो जाओ, जॉनी अच्छा मॉम कहकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता था। उसके बाद दूसरे सारे बच्चों की तरह चाहे कुछ भी होता रहे उसे 5 मिनट में गहरी नींद आ जाती थी। इससे मुझे याद आया, मेरा एक साथी था। 6:30 बजते ही उसके दिमाग में एक अलार्म सा बजता था और वो उठ जाता था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं सोया रहता। वो उठता, 50 पुशअप करता था। मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं था, चाहे वो 50 पुशअप करे चाहे 500, मैं तो भाई आराम से सोया रहता था। लेकिन इसके बाद जो वो करता था उससे मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। वो मेरे बिस्तर पर कूद कर चढ़ता और मेरी चादर खींचकर चिल्लाता, चलो नीचे उतरो। अगर इसके बाद वो कमरे से चला जाता तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि मैं वापस चादर ओढ़कर सो सकता था। लेकिन वो तब तक कमरे से बाहर नहीं जाता था जब तक मैं बिस्तर से बाहर आकर पुशअप्स और सिटअप्स नहीं कर लेता था। वो बराबर गिनकर मुझसे 50 पुशअप्स और सिटअप्स करवाता था, तब जाकर कहीं कमरे से बाहर निकलता था। नीचे जाकर नहाता और गुनगुनाता हुआ हाथ में एक बॉल लिए कमरे में लौट आता और दिन भर के लिए तैयार होकर निकल पड़ता। मैं परेशान हो जाता था। मेरे ख्याल से उन दिनों जीने का यही बेहतर तरीका था, लेकिन तब मैं इसे समझ नहीं पाया था। छोटा सा जॉनी भी उसी तरह जीने वाला एक लड़का था, मस्त, पूरे दिन कुछ भी करने के लिए तैयार।
इस प्रकार उन्होंने इन दोनों बच्चों को दो अलग अलग तरह के वातावरण में रखा ताकि यह देखा जा सके कि बच्चों के व्यवहार पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने नकारात्मक बच्चे बिली को एक कमरे में छोड़ दिया और वहां कुछ ऐसे खिलौने रख दिए जिनसे हर 5 साल का बच्चा खेलना चाहेगा। वहां उस कमरे में सब कुछ मौजूद था। उन्होंने कहा, देखो बिली, मैं चाहता हूं कि तुम 1 घंटे तक यहीं खेलो। कमरे में और बहुत सारे खिलौने हैं जिनसे खेलने के लिए 1 घंटे का समय शायद कम पड़े। मजे करो, हम तुम्हें यहां अकेला छोड़ देंगे और फिर लौटकर देखेंगे कि तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने जॉनी को भी यही सब कहा। उसे भी एक कमरे में छोड़ा और दरवाजा बंद कर दिया। उस कमरे में चारों ओर घोड़े की लीद बिखरी हुई थी। 1 घंटे बाद जब वो बिली के कमरे में पहुंचे तो जो कुछ उन्होंने देखा वो आश्चर्यजनक था। बिली कमरे के बीचों बीच बिखरे हुए खिलौनों से घिरा बैठा हुआ जोर जोर से रो रहा था। उन्होंने पूछा, बिली, तुम्हें क्या परेशानी है? भाई, तुम्हारे पास हर तरह के खिलौने थे जिनसे हर 5 साल का बच्चा खेलना चाहेगा। भाई, इतने ढेर सारे खिलौने होने के बावजूद तुम रो रहे हो। बताओ, आखिर हुआ क्या? बिली रोते रोते बोला, मुझे ट्रक का रंग पसंद नहीं है और वो खिलौना भी नहीं चल रहा है। तो इस तरह उस कमरे में रखे हुए हर खिलौने में उसके लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। तो उसे वहीं छोड़कर वो जॉनी के कमरे में पहुंचे। वहां पहुंचकर जो कुछ उन्होंने देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जॉनी हंस रहा था, गा रहा था, सीटी बजा रहा था और थोड़े से खिलौनों के साथ पूरे कमरे में खेल रहा था। उन्होंने बड़े ताज्जुब के साथ पूछा कि जॉनी, तुम क्या कर रहे हो बेटा? वो बोला, जैसा कि आपने कहा था ना, मैं खेल रहा हूं और मजे कर रहा हूं। उन्होंने पूछा, बेटा, लेकिन एक ऐसे कमरे में तुम आराम से कैसे खेल सकते हो जिसमें घोड़े की लीद बिखरी हुई हो? तो कहने लगा, हाँ, यहां से कुछ गायब हो गया लगता है। यहीं कहीं इस कमरे में एक घोड़ा होना चाहिए। देखा आपने, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब आज हम इतने समय साथ हैं तो आप भी उस घोड़े को ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं जो कुछ बातें आज करूंगा वो बातें कुछ लोगों को बकवास लग सकती हैं, कुछ लोगों को वो तकलीफदेह भी लग सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप अपना दिमाग खुला रखें तो हम आपको जीवन के एक नए पहलू की ओर ले चलेंगे। मैं वो बन सकता हूं जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। जरा विचार कीजिए कि अगर आप इस वाक्य के पूरे प्रभाव पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में क्या होगा? क्या इससे आपके जीवन में कोई फर्क पड़ेगा? मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। अपने बारे में उत्साहित होना अच्छी बात है और आप और हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कि इस मामले में थोड़ी कंफ्यूज्ड है। यहां बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके होने की हम उम्मीद करते हैं और यहां ऐसे लोग बहुत ज्यादा नहीं है जो अपने भविष्य, अपनी क्षमता को लेकर बहुत उत्साह महसूस करते हो। अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप सोमवार की सुबह अपने काम पर जाएंगे, आप जरा पहले 6 चेहरों पर एक नजर डालिए। मुझे तो काम पर जाना बहुत अच्छा लगता है। आप दफ्तर पहुंचते हैं, हर व्यक्ति को देखते हैं, सब लोग आपको देखते हैं, आपको चारों ओर से घेर लेते हैं और आप कहते हैं, आज यहां आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन दोपहर होते होते मुझे आपकी मदद के लिए किसी को आपके पास भेजना पड़ेगा। हाँ, अपने भविष्य के प्रति बहुत ज्यादा लोग उत्साहित नहीं होते, लेकिन खुद अपने प्रति उत्साहित रहें, यही बहुत है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या हो अगर आप इस वाक्य पर पूरा विश्वास करने लगे कि मैं वो बन सकता हूं जो बनने के लिए पैदा हुआ हूं? आपके जीने के तौर तरीके पर क्या इसका कोई असर पड़ेगा? मेरे ख्याल से जरूर पड़ेगा। मैं गुजरे हुए वक्त पर नजर दौड़ाता हूं तो मुझे वो पहली शाम याद आती है, अपने दिल में उठने वाली भावनाएं याद आती हैं और जहां मैं पहले था वहां से जहां मैं आज हूं उस ओर आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो प्रक्रिया याद आती है। आज जिस तरह का जीवन मैं जी रहा हूं उसकी उस वक्त के जीवन से तुलना ही नहीं की जा सकती जबकि मैंने अध्ययन शुरू किया था। मैं चाहता हूं कि यह सफर हम साथ साथ करें। मुझे अपना विकास करते हुए वो बनना चाहिए जो बनने की क्षमता हम सब में मौजूद है। मैं फिर से कहूंगा कि मैं नहीं जानता कि आप में क्या बनने की क्षमता है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक सेमिनार में गया। वहां मैंने एक नौजवान लड़की से बात की जो पिछले 3 महीनों से तरह तरह के परीक्षणों से गुजर रही थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उसे क्या बनना चाहिए। 3 महीने चलने वाले उन टेस्ट्स के बाद उस लड़की को बताया गया
आप चैंबर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्षा बनने के योग्य हैं। 3 महीने की मेहनत के बाद उसे यह पता लगा। मैंने कहा, बहुत अच्छे, कोई समस्या नहीं है, सीधी सी बात है, चैंबर ऑफ कॉमर्स जाकर कहो ये मेरी योग्यता है। जो व्यक्ति अभी चैंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष है उसकी योग्यता की मुझसे तुलना कर लीजिए। अगर वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता तो मुझे अध्यक्षा बना दिया जाना चाहिए। और दोस्तों, मैं यहां आज आपको बताने आया हूं कि आप क्या बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको चुनौती देने भी आया हूं। अगर वो सिर्फ ये सोचकर नहीं बैठ गई कि मैं बन सकती हूं, तो हमें भी मैं बन सकता हूं से आगे बढ़ना है। इससे हमारी पूरी क्षमता का उपयोग हो सकेगा। एक सेमिनार के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, मेरे ख्याल से मैं बन सकता हूं सही बयान नहीं है। इससे सिर्फ इस बात का ज्ञान होता है कि मैं ये बन सकता हूं। सिर्फ इस बात का ज्ञान मुझ में कोई बदलाव नहीं ला सकता। मैंने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये बोलने के लिए तो मैं आपको अधिकार पूर्वक कह सकता हूं। उससे आगे चुनाव की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि इस प्रक्रिया का अगला कदम है ये वाक्य, मैं वो जरूर बनूंगा जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। ये एक निर्णय है, ये एक वचनबद्धता है, और मैं चाहता हूं कि आज हम मिलकर कुछ और मजबूती और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें और अपने आप के प्रति वचनबद्ध होकर कहें, मैं निश्चय ही वो बनूंगा जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। लेकिन यही अंतिम मंजिल नहीं है। हम बस इतना कहकर रुक जाने वाले नहीं हैं। हमें इससे भी आगे बढ़ना है और कहना है, मैं वो बन रहा हूं। इस बयान में खुद अपने प्रति विश्वास भरा हुआ है, और इस विश्वास से ही हमारी आगे से आगे बढ़ने की वचनबद्धता और दृढ़ होती है, और हम वो बनने के करीब होते चले जाते हैं जिसके लिए हमें बनाया गया है, जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ ये ज्ञान ही काफी नहीं है। इसलिए आज जबकि हम लोग साथ साथ हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि मैं आपके सामने अच्छे से अच्छे तरीके से अपने आप को जान लेने की और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की चुनौती रखूंगा कि आप क्या बनने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन दरअसल मैं चाहूंगा कि आप अभी तुरंत इस बात के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध हो कि मैं निश्चय ही वो बनूंगा, और जब इस कमरे से बाहर निकले तो किसी की भी आंखों में आंखें मिलाकर कह सके, मैं वो बन रहा हूं जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। इस प्रकार मानसिक रूप से तो हम अपनी मंजिल के रास्ते पर तुरंत ही आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, और यहां से बाहर निकलते ही शारीरिक रूप से भी हम आगे बढ़ने लगेंगे। हो सकता है लोग आपको कुछ अजीब सी नजरों से देखें। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए और काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर इसके बाद भी आप सक्रिय होकर काम न शुरू करें तो फिर हमने आज जितनी भी बातें की वो सब बेकार चली जाएंगी। अगर हमने बस मिलकर कुछ ज्ञान की बातें कर ली और कुछ नोट्स ले लिए तो ये तो भाई किसी भी और जगह समय बिताने जैसा ही हुआ ना। आप और हम दिन भर साथ रहे। इस तरह के प्रेजेंटेशंस मुझ में जोश भर देते हैं, क्योंकि ये सारे अनुभव ही मुझे जीवन के नए नए पाठ पढ़ाते हैं। आज मैं आपके बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं चाहूंगा कि आप मेरे सामने कुछ चुनौतियां रखें। मैं जो बनने के लिए पैदा हुआ हूं, मुझे अपने वादे को पूरा करने की दिशा में कुछ और कदम उठाने होंगे। मैं जीवन की संपूर्णता तक नहीं पहुंचा हूं। लोग कहते हैं ये तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं उस ओर बढ़ रहा हूं, और मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि मैं अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ता रहूंगा, और एक दिन जरूर वो बन जाऊंगा जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूं जबकि मैंने इस प्रक्रिया को शुरू किया था, तो मुझे याद आता है मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था, टेलीविजन देखना बंद कर दिया था, अखबार, पत्र पत्रिकाएं सब कुछ पढ़ना बंद कर दिया था। मैं किसी भी नकारात्मक चीज से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। मेरे लिए तो ऐसा करना जरूरी था, लेकिन आपके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है आप इतने ताकतवर हो कि आपको नकारात्मक चीजों से पीछा छुड़ाने की जरूरत ही न पड़े। हम सब जानते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं वो बहुत नकारात्मक समाज है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई बाहरी शक्ति इसे नकारात्मक बनाती है। दरअसल एक सच्चाई है कि बुरी खबर आसानी से बिकती है। संचार के क्षेत्र में काम करने वाला हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि बुरी खबर तुरंत बिक जाती है। ये बेचने वालों की नहीं, हम खरीदने वालों की गलती है, क्योंकि हम ऐसी खबरें पढ़ना चाहते हैं, ऐसी खबरें ही खरीदना चाहते हैं। अब निर्णय आपको करना है। मुझे तो बस यही कहना है कि मैं ऐसी नकारात्मक किस्म की सामग्री को अपने दिमाग में नहीं भरूंगा। कुछ समय तक मुझे नकारात्मक किस्म की सामग्री से पीछा छुड़ाने की कोशिश करनी पड़ी,
इसलिए मैंने रेडियो बंद करके रख दिया, टेलीविजन बंद करके रख दिया, अखबार और पत्रिकाएं बंद कर दी और नकारात्मक बातें करना भी छोड़ दिया। मुझे अपने दिमाग को मिलने वाली ढेर सारी नकारात्मक बातों से पीछा छुड़ाना था। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपने दिमाग में नकारात्मकता का इतना जहर भर लिया है कि अब अगर वो नकारात्मक बातों को स्वीकार करना छोड़ दें, फिर भी पूरी जिंदगी नकारात्मक सोच के ही बने रहेंगे। दरअसल कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं बदल सकते, क्योंकि उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है कि वो नकारात्मक बने रहेंगे। यहां बैठे लोगों में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है? अगर ऐसा है तो ये उसके लिए एक बुरा अनुभव ही रहेगा। एक और फैसला हम कर सकते हैं, वो ये कि मैं नकारात्मक चीजों से पीछा छुड़ा कर रहूंगा। हो सकता है आप मेरी तरह इतना सख्त कदम न उठा सके, लेकिन भाई मुझे तो सख्त होना पड़ा था। इसके बाद मुझे अपने दिमाग को कुछ सकारात्मक सूचनाएं बराबर देनी थी। 1.5 साल तक मैं हफ्ते के 7 दिन रोजाना लगभग 3 से 5 घंटे बस सकारात्मक किताबें पढ़ता था और सकारात्मक टेप सुनता था। कभी कभी तो मैं दिन में 12, 14, 16 घंटे इसी में बिताता था। यहां तक कि कई बार तो दिन में 18 घंटे, जी हां 18 घंटे तक का समय मैंने इसी में बिताया। मैं दिन रात इसी कोशिश में लगा हुआ था कि अपने भविष्य को अपने काबू में कर लूं, क्योंकि मेरी स्थिति खराब हो रही थी। उन दिनों एक समय ऐसा भी आया जब मुझे इसकी भी परवाह नहीं थी कि मैं जिंदा रहूं, क्योंकि अगर इतनी खराब स्थितियों में ही जीना था तो मैं इस तरह जीना नहीं चाहता था। बल्कि मैंने कई बार गंभीरता से इस पर विचार किया कि इस जीवन को समाप्त कैसे किया जाए। पागलपन है ना ये। मैं सोचता था जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो लोग बहुत दुखी होंगे। अक्सर लोग ये उपदेश दिया करते थे, उन बातों को भूल जाओ जो तुम सोचते हो और ऐसी बातें कहो जो लोगों को अच्छी लगे। ऐसी दुनिया में मैं जी रहा था। मैं बहुत शांत, शर्मीला, दब्बू और कम बोलने वाला था। उन लोगों की तो बात ही छोड़िए जिन्हें मैं नहीं जानता था। मुझे उन लोगों से भी हेलो हाय कहने में संकोच महसूस होता था जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता था। और लोग कहते हैं 6 घंटे तक बात करो, इधर उधर आओ जाओ, लोगों से ये सब करवाओ और उन्हें हर बात आपको जोर से कहनी होगी। एक बात मैं आपको ईमानदारी से कहूं दोस्तों, अगर मैं ऐसी ही किसी मीटिंग में जाता और वहां कोई चीख चीख कर कहता कि मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता था कि वो करके दिखाए, तो सच्चाई ये है कि शायद मैं वहां से कोई ना कोई बहाना बनाकर भाग आता, या शायद मैं वहां हाथ जोड़े चुपचाप बैठा रहता और अपने आप से कहता, मैं वो बन सकता हूं जिसके लिए पैदा हुआ हूं और मेरी बात कोई नहीं सुनता। तो अगर आप खुद ऐसे हैं तो दूसरों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि मैं सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में बताने जा रहा हूं। यह जीने का एक बेहतर तरीका है। इस प्रकार जो बनने के लिए आप पैदा हुए हैं, वो बनने की प्रक्रिया के दौरान आपको समय समय पर कुछ असुविधाजनक कदम भी उठाने पड़ सकते हैं, लेकिन ये असुविधाजनक कदम उठाना भी घाटे का सौदा नहीं होगा। और मैं उस एक कमरे के मकान में बैठा हुआ ये सब सोचते सोचते एक भयानक बीमारी से पीड़ित हो गया जिसका नाम है प्लॉम। ये एक बहुत ही जानलेवा रोग है। आप कहेंगे ये कौन सा रोग है भला? ये रोग है पुअर लिटिल ओल्ड मी, यानी अपने आप को बेचारा समझना। आप अपना आत्मविश्वास खोकर निराशा में डूब जाए तो आपको महसूस होता है, मैं बेचारा इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। मुझे अपने आप पर अफसोस हुआ और मैं अपने जीवन में मौजूद नकारात्मक चीजों से पीछा छुड़ाने लगा। उनकी जगह अपने दिमाग को सकारात्मक खुराक देने लगा। इस बीच मैंने एक कहावत सुनी कि इंसान जैसा अपने दिल में सोचता है वैसा ही बन जाता है। जब हम किसी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाती है। मैं आपके बारे में और आपके अनुभवों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं धार्मिक प्रवचनों को सुनते सुनते बड़ा हुआ, इसलिए मैं ज्यादातर धार्मिक उदाहरणों से ही अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। आप जानते ही होंगे, एक बिजली का मिस्त्री बिजली से संबंधित उदाहरण ही देता है, एक प्लम्बर अपने काम धंधे से जुड़े उदाहरण देता है, और किसी पायलट से बात करके देखिए तो वो हवाई जहाज से जुड़े उदाहरणों की मदद से ही अपनी बात को आपको समझाएगा। मैं बीच बीच में धार्मिक उदाहरणों की मदद से अपनी बात कहूंगा। मुझे उम्मीद है आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। अगर किसी को यह बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूं। मैं धार्मिक उदाहरणों से ही अपनी बात स्पष्ट करूंगा, क्योंकि मैं उसी वातावरण में रहा हूं और मुझे तो भाई वही आता है। रेडियो के उन दिनों में मैंने एक और कहानी सुनी थी। नामब्रैड नाम के एक व्यक्ति ने एक दिन लोगों को इकट्ठा किया और बोला,
मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या करना चाहिए। तुम लोग स्वर्ग जितना ऊंचा एक टावर बनाओ, फिर उस पर चढ़कर देखना कि भगवान क्या कर रहा है। मुझे लगा यह सोचना एक बेवकूफी है, सपना है, एक ऐसी उम्मीद है जो पूरी नहीं हो सकती। लेकिन उसने लोगों में जोश भर दिया और लोग उत्साह से भरे उस टावर के निर्माण में जुट गए। एक दिन भगवान ने नीचे झांक कर देखा तो बोले, हमें नीचे जाकर इनके काम में बाधा डालनी चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये लोग अपनी उस कल्पना को सच करके रहेंगे जो उनके दिल में है। आज हम लोग यहां मानवीय क्षमताओं के बारे में बात कर रहे हैं। आप क्या करने में सक्षम हैं? अगर आप वास्तव में अपने आप में विश्वास करने लगे तो आप क्या करेंगे? इसी को मानवीय क्षमता कहते हैं। अगर आप में से बहुत से लोग इस चर्चा के बारे में आराम से सोचें तो कुछ लोगों के लिए जो कुछ वो लोग कर रहे हैं उसके लिए खुद अपने को जिम्मेदार मानने जैसी बात होगी, और बाकी लोगों के लिए उन्हें अपने जीवन के आध्यात्मिक पहलू से बाहर खींच लाने जैसा होगा। मेरे ख्याल से यह बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक मनोविज्ञान के पिता कहलाने वाले मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स कहते हैं, हम अक्सर अपनी ज्यादा क्षमता का उपयोग नहीं करते हैं। औसतन हर व्यक्ति अपनी कुल क्षमता का 10% ही उपयोग करता है। विलियम जेम्स ने मानव की क्षमता के बारे में काफी कुछ कहा है। पिछले कुछ वर्षों में मनोवैज्ञानिकों ने मानवीय क्षमता पर काफी विचार किया है। वक्ताओं ने भी मानवीय क्षमता के बारे में कहा है। दर्शन शास्त्रियों ने भी मानवीय क्षमता पर काफी कुछ लिखा है। लेकिन मेरा भाग्य बनाने के लिए तो वही काफी है जो भगवान ने कहा है। वो लोग वो सब कुछ कर गुजरेंगे जिसकी कल्पना उनके दिलो दिमाग में हो सकती है। यही वो क्षमता है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मुझे तो समझ आ गया है कि अपनी क्षमता को लेकर क्या करना चाहिए। क्या होगा अगर हम वास्तव में विश्वास करना शुरू कर दें कि हम में क्षमता है। मैंने तो जब अध्ययन किया, इसके बारे में पढ़ा तो पाया कि मेरे भीतर क्षमता मौजूद है। मुझ में आत्मविश्वास पैदा हुआ और एक दिन जब मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था तो वो बोला, उठो, तुम्हें वो हो गया है। मैंने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने कहा, तुम दूसरों से अलग हो। मैंने फिर पूछा, तुम अलग हो इसका क्या मतलब है? बस दूसरों से अलग हो। मैंने कहा, ठीक है, मान लिया, लेकिन भाई ये तो बताओ कि मैं दूसरों से बेहतर हूं या बदतर? इससे पहले कि आप किसी की बात पर प्रतिक्रिया जाहिर करें, आप ये तो जानना ही चाहेंगे कि वो आपको दूसरों से बेहतर मान रहा है या बदतर। अगर वो कहता है कि बदतर, तो निश्चित रूप से आपका बात करने का तरीका कुछ दूसरी तरह का होगा। उसने कहा, अरे नहीं भाई, तुम कुछ बरस पहले जैसे थे उससे बहुत बेहतर हो। लेकिन ये हो क्या रहा है? मुझे भी कुछ बताओ ना, जिससे मेरी भी जिंदगी बदल सके। फिर वो बोला, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम मेरे यहां आकर मुझे और मेरे दोस्तों को इस बारे में कुछ बताओ तो तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं लगेगा ना? मैंने कहा, भाई इसमें मुझे खुशी होगी। उसके कमरे में उसके कुछ दोस्त इकट्ठा हुए। हमने उनसे बात की। फिर कुछ बड़ी मीटिंग्स होने लगी और धीरे धीरे मीटिंग्स का आकार बढ़ता गया और फिर मैं इस तरह के सेमिनार्स करने लगा जैसे आज यहां हो रहा है। देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक घूम घूम कर मैं युवा लोगों के साथ काम करता रहा हूं और उन्हें ये विचारधारा समझाकर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना सिखाता रहा हूं। मैंने जब लोगों के सामने बोलना शुरू किया तो मुझे समझ आने लगा कि मुझे कुछ विचारों पर अपनी अच्छी पकड़ बनानी होगी, ताकि जब मैं उनके सामने इन्हें रखूं तो सेमिनार से जाते हुए ये विचार उनके दिमाग में कुछ इस तरह बैठ जाएं कि समय समय पर वो इन पर सोच सकें। इस तरह मैं डायनामिक लिविंग के फॉर्मूले तक पहुंचा। ये एक सरल सा गणित की तरह का फॉर्मूला है। कर्मठ जीवन यानी डायनामिक लिविंग का फॉर्मूला है। DL = GGE + PS × PSI। जोरदार लग रहा है ना ये? दोस्तों, इस फॉर्मूले को सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। DL का अर्थ है डायनामिक लिविंग, और आज इससे पहले कि हम अपनी बातें खत्म करेंगे, मैं आपको सफलता की परिभाषा समझाऊंगा। ये सफलता की मेरी परिभाषा है। इसका शक्ति, धन और प्रसिद्धि से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। आमतौर पर इस दुनिया में सफलता को इन 3 पैमानों से ही नापा जाता है, लेकिन सफलता की ये मेरी खुद की परिभाषा है जो कि आज मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। तो हम डायनामिक लिविंग के फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। GGE का अर्थ है गॉड गिवन इक्विपमेंट, यानी ईश्वर द्वारा दिए गए साधन। हम में योग्यताएं और प्रतिभाएं हैं, लेकिन
ज्यादातर लोगों को यह शक रहता है कि हम में कोई प्रतिभा या योग्यता नहीं है। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि हम में से अधिकांश लोगों को विश्वास नहीं होता कि उनमें प्रतिभा या योग्यता है। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु हो गई तो किसी ने सोचा कि अगर उनका दिमाग किसी वैज्ञानिक संस्था को दान कर दिया जाए तो शोध द्वारा यह पता लगाया जा सकेगा कि क्या उनका दिमाग आम लोगों से कुछ अलग तरह का था या उसमें कुछ ऐसा अतिरिक्त था जो औसत लोगों के दिमाग में नहीं होता, जिसकी वजह से वो ऐसे महान काम कर पाए जो आम आदमी नहीं कर सकता। उनके दिमाग पर किए गए बाकी वैज्ञानिक शोध के परिणाम तो समय समय पर हमारे सामने आएंगे, लेकिन एक बात जो साफ तौर पर पता चली वो ये थी कि आइंस्टाइन ने अपनी कुल बौद्धिक क्षमता का सिर्फ 8 से 10% उपयोग किया था। कितनी आश्चर्यजनक बात है ना कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक रहे एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी बौद्धिक क्षमता का सिर्फ 8 से 10% ही उपयोग कर पाए। एक अन्य शोध के अनुसार आपके और मेरे जैसा एक औसत आदमी अपनी बुद्धिमत्ता का सिर्फ 4 से 6% ही उपयोग करता है। यानी एक अत्यधिक बुद्धिमान और एक औसत आदमी के बुद्धि के उपयोग में कितना फर्क होता है? सिर्फ 2 से 4% का। यानी यदि बुद्धि का थोड़ा सा ज्यादा उपयोग किया जाए तो परिणाम में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। हम लोगों के साथ परेशानी यही है कि हम लोग अपनी बुद्धि का अधिक हिस्सा इस्तेमाल नहीं करते। इस फॉर्मूले में PS का मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस, यानी सफलता के सिद्धांत। इन सिद्धांतों की संख्या 5000 भी हो सकती है, 1000 भी और 298 भी। मुझे नहीं पता कि सफलता के कुल मिलाकर कितने सिद्धांत हैं। मैं तो बस उन 10 सिद्धांतों के बारे में ही जानता हूं जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदल दिया। दुनिया में बहुत 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 सी चीजें हैं और आपको सुनकर खुशी होगी कि मैं उन पर भाषण नहीं दूंगा। मैं तो सिर्फ उन 10 सिद्धांतों की चर्चा करूंगा जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों को कभी सिखाया नहीं जाता कि ये सिद्धांत क्या है, और अक्सर आप लोगों को कहते सुनेंगे, मुझे नहीं पता वो क्या होते हैं। लेकिन अगर मैं आपके बताए सिद्धांतों पर विश्वास न करूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका मुझ पर कोई असर भी ना हो। आप इन सिद्धांतों को समझें चाहे न समझें, आप चाहे इन पर विश्वास करें या न करें, ये एक तथ्य है और ये कभी नहीं बदल सकता कि इनका प्रभाव आपके जीवन पर आपके इस दुनिया में आने से पहले से लेकर आपकी मृत्यु तक पड़ता रहेगा। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए इन सिद्धांतों ने बेड़ियों का ही काम किया है। इनकी मदद से वो लोग कभी उतना आगे नहीं बढ़ पाए जितनी उनमें क्षमता थी। ये सिद्धांत हमें आगे बढ़ने से क्यों रोकते हैं? क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच लेकर ही चलते हैं। ज्यादातर ये सिद्धांत जीवन के प्रति हमारी नकारात्मक सोच के कारण उल्टे काम करते हैं और हमें उसके नकारात्मक परिणाम ही भोगने पड़ते हैं, और हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, मुझ में कोई प्रतिभा नहीं है, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, और आप वैसे ही बन जाते हैं जैसा कि आप सोचते हैं। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? आज हमारी जो दशा है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मेरा मानना है कि वो आपको असफलता की ओर ही लेकर जाते हैं। इन सिद्धांतों को इस प्रकार न समझें कि वो आपको पीछे की ओर ले जा सके। हम जो बनने के लिए पैदा हुए हैं वो बनने से हमें कौन सी चीज रोक सकती है? सिद्धांतों का इस्तेमाल करने की नकारात्मक सोच ही लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती है। इस प्रकार हम वो नहीं बन पाते जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। PS यानी प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस, यानी सफलता के सिद्धांत। ये सिद्धांत हमारे जीवन में नियमों के रूप में होते हैं। इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन पर आपको और हमें सभी को विश्वास करना होता है। इंजीनियरिंग के अपने कुछ नियम होते हैं। उनमें से एक नियम कहता है कि कुर्सी मानव शरीर के बोझ को उठाने के लिए होती है। मैं नहीं समझता कि आप में से कोई भी जो आज सुबह इस हॉल में आया उसने उस इंजीनियरिंग नियम की जांच करने की कोशिश की जिसके अनुसार इन्हें बनाया गया है। क्या किसी इंजीनियर ने कुर्सी को उलटकर उसके पेंचों की जांच की होगी कि वो ठीक तरह से कसे हुए हैं या नहीं? नहीं, आप बस आए और आकर हमारी तरह कुर्सी पर बैठ गए, क्योंकि ये कुर्सी की तरह दिखाई दे रही है और जब भी हमारे पास कुर्सी होती है तो बस उस पर बैठा जाता है। मैं बिजली के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि इससे हमें रोशनी कैसे मिलती है। मैं तो बस कमरे में घुसता हूं और स्विच तक जाकर उसे दबाता हूं और मुझे रोशनी मिल जाती है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं समझता, यहां तक कि मैं ये विश्वास करने का प्रयास भी नहीं करता कि बत्ती जलेगी।
बत्ती तो जलेगी ही। इसके पीछे एक सिद्धांत है। मैं किसी चीज को हाथ में से छोड़ता हूं तो निश्चित है कि वो नीचे गिर जाएगी। आपको ये कैसे पता है? क्योंकि दूसरी चीजें भी नीचे गिरती हैं। ये विज्ञान का एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। अब अगर मैं किसी चीज को छोड़ता हूं तो वो जमीन पर गिर पड़ेगी। ये कितनी शानदार बात है कि आप और हम उस सिद्धांत को जान सकते हैं जो कहता है कि अगर आप किसी चीज को छोड़ेंगे तो वो नीचे की ओर जाएगी। हम उसे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी कहते हैं। मान लीजिए मैं गुरुत्वाकर्षण में विश्वास नहीं करता। अगर मैं गुरुत्वाकर्षण में विश्वास नहीं करूंगा तब भी ये अपना काम तो करेगा ही। सफलता के सिद्धांत भी कुछ इसी तरह से काम करते हैं। आप इन्हें समझें या न समझें, इनमें विश्वास करें या न करें, ये तब भी लागू होते थे जबकि आप पैदा नहीं हुए थे, और उस वक्त भी ये काम करते रहेंगे जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे। और ये आपको बिना किसी गलती के जीवन के निष्कर्ष की ओर लेकर जाएंगे, चाहे आपने उस तरह से जीना चाहा हो या नहीं। BL is equal to GGE plus PS into PSI। इस फॉर्मूले में PSI का मतलब है प्रॉपर सेल्फ इमेज, यानी अपनी उचित छवि, अपने आप की छवि जो स्वयं आपके अंदर रहती है। सच्चाई यह है कि मान लीजिए आप इतने प्रतिभाशाली और योग्य हैं जितना कि आज तक इस धरती पर कोई नहीं हुआ है। प्रतिभा आपकी हड्डियों में से छलक छलक कर बाहर निकल रही है। क्या आपको पता है कि ऐसे व्यक्तियों को लोग पसंद करते हैं? ऐसे व्यक्ति जो करते हैं अच्छी तरह ही करते हैं। आप अगर सिद्धांतों का आगा पीछा नहीं जानते हैं, सारी किताबें पढ़ लीजिए, सेमिनार्स में जाइए, सेमिनार्स में बोलिए। आप चाहते तो मुझसे ज्यादा टेप सुन सकते थे, मुझसे ज्यादा सेमिनार्स में जा सकते थे। दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते सारी सूचनाओं, सारी बातों को अपनी उंगलियों पर गिनवा सकते थे और इन सब बातों को व्यवस्थित रूप से दूसरों को बता सकते थे। लेकिन फॉर्मूले का ये जो आखिरी हिस्सा है यानी PSI, ये ठीक नहीं है। तो आप एक डायनामिक जीवन नहीं जी सकते। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये सब सीख कर वो बन सकते हैं जिसके लिए हमें बनाया गया है, जिसके लिए हम पैदा हुए। मैं आपके सामने एक चुनौती रखने के लिए यहां आया हूं कि आप जितने अच्छे बन सकते हैं बनकर दिखाइए। मैं यहां आपको कोई और व्यक्ति बनाने की कोशिश करने नहीं आया हूं, या आपको मेरा यानी स्किप रॉस का क्लोन बनाकर पूरे देश में तमाशा दिखाने के लिए घुमाने नहीं आया हूं। इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। आप बने रहें और मैं बना रहूं, यही अच्छा रहेगा। डायनामिक लिविंग एक ऐसा जीवन है जो हमेशा खुशी और उल्लास से सराबोर होता है, जिसमें कोई चिंता नहीं होती, कोई डर नहीं होता और जो अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। इसके साथ ही साथ जिसमें बिजनेस, घर, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में एक अच्छा संतुलन बना रहता है। अब हम इन 6 क्षेत्रों के बारे में एक एक करके थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप इन्हें भूल न जाएं। हम हर एक पर 10-15 मिनट बातें करेंगे। आइए अब इन पर एक एक करके नजर डालते हैं। डायनामिक लिविंग एक ऐसा जीवन है जिसमें हमेशा खुशियां और उल्लास भरा रहे। आप जानते हैं, सब लोग इस बात से सहमत नहीं होते। हाँ, ये सच है और मैं भी ऐसे ही लोगों में से एक हूं। कुछ समय पहले मैं एक सेमिनार कर रहा था और एक महिला मेरे पास आई। वो मेरे पास रविवार को मीटिंग शुरू होने से पहले आई। वो मेरे लिए कुछ सूचनाएं लाई थी। मुझे उनका चेहरा देखते ही पता चल गया था कि वो कोई अच्छा समाचार लेकर नहीं आई है, लेकिन वो मुझ तक करीब करीब पहुंच ही चुकी थी और मैं नहीं चाहता था कि ऐसे समय में मैं किसी बुरे समाचार को सुनूं, जबकि मैं उन लोगों में जोश जगाने वाला, उन्हें प्रेरित करने वाला वातावरण बनाने की कोशिश करने वाला था। इसलिए मैं बस मुड़ा और स्टेज के पीछे छिप गया और तब तक वहां छिपा